जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। यदि आप भी आईटीआई करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है पीएलसी का पूरा नाम क्या है। जी हाँ साथियों, पीएलसी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन दिया गया पावर लाइन कम्युनिकेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो उपयोग किया जाता है बिजली की लाइन से डाटा ट्रांसफर करने के उपयोग में इसको लिया जाता है, तो ये आपका अलग चीज होता है। और यहाँ पे दिया गया प्रिंटेड लाइन सर्किट, तो ये जो चीज है ये भी अलग है। ये जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीएलसी से संबंधित ये आपका बिल्कुल भी टच नहीं करता है, लेकिन ये आपका जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी देखने को मिल जाता है। आगे देखिए अगले सवाल को, सवाल नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग जो करंट होती है उसी करंट को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सही है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया डीसी मोटर के लिए, तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि डीसी मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन देके जनरेटर के लिए, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या बोला जाता है साथियों, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये जो होता है एक सामान्य प्रकार का स्टार्टर होता है, जो मोटर को सीधे लाइन वोल्टेज से जोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और शॉर्टकट में इसको DOL पूछा बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब अर्थिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है, किस लिए आप अर्थिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाना, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि अर्थिंग वोल्टेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थिंग जो प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है शॉक से सुरक्षा देना, मतलब कि अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि उससे जो फॉल्ट करंट है वो जमीन में चला जाए। तो ये आपका आपका सही होता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन दिया गया करंट को बढ़ाना, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्थिंग करंट को कंट्रोल करता है, बढ़ाता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन देंगे लाइटिंग में सुधार करना, तो अर्थिंग इससे कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं रखता है कि वो लाइटिंग को सुधार करे। उसका केवल एक ही काम होता है, सुरक्षा प्रदान करना, वो भी शौक से। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं, आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक फेज आपूर्ति का सामान्य वोल्टेज भारत में कितना है, मतलब कि सिंगल फेज आपूर्ति का यहाँ पे सप्लाई भारत में कितना है, 220 वोल्ट या 110 वोल्ट या 440 वोल्ट या 380 वोल्ट। तो देखिए
भारत में जो सप्लाई है 220 वोल्ट है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये सिंगल फेज के लिए है। बाकी अमेरिका में जो आपका है वो 110 वोल्ट है। तो अमेरिका की सप्लाई यदि पूछा जाए तो आप 110 वोल्ट बोलेंगे, और 440 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका थ्री फेज सप्लाई है, जो कि ये वोल्टेज होता है। और यहाँ पे 380 दिया गया है। तो कुछ यहाँ पे देशों में 380 भी है, लेकिन भारत में नहीं है। तो भारत में जब पूछा जाए तो 220 वोल्ट आप बताइएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मेगर का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, हम उसी मेगर की बात करें जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने का जो काम करता है उसी को हम मेगर बोलते हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए करंट मापने के लिए। तो देखिए करंट मापने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्पियर, मतलब कि यहाँ पे हम एम्पियर मीटर उपयोग में करते हैं करंट मापने के लिए, जिसको अमीटर बोला जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए वोल्टेज मापने के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए पावर फैक्टर मापने के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर फैक्टर मापने के लिए हम पावर फैक्टर मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। सही जो होगा हमारा वो केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, थ्री फेज मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं। जैसे कि दो होते हैं, या एक होते हैं, या तीन होते हैं, या चार होते हैं। तो थ्री फेज मोटर में जो वाइंडिंगों की संख्या होती है साथियों, वो होती है तीन। कितनी होती है, तीन होती है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे दो वाइंडिंग दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में, ए में। तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि टू फेज सिस्टम में ये आपका दो वाइंडिंग होता है। लिए ध्यान रखिएगा, जो कि इस समय ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित नहीं है। और यहाँ पे एक वाइंडिंग की बात किया गया बी ऑप्शन में। तो एक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल डीसी मोटर में या सिंगल फेज मोटर में हम प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी तो हमारा सी ऑप्शन सही है ही। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है चार। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थ्री फेज मोटर में तीन ही वाइंडिंग होती है, चार तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 में साथियों पूछा जा रहा है कि एसी करंट का फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि एसी करंट का पूरा नाम क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट जो दिया गया है ऑप्शन में, आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया एवरेज करंट। तो ये जो आपका होता है, ये कोई यहाँ पे करंट नहीं होता है, बल्कि एक तरह से ये मापने का ये तरीका होता है कि एवरेज करंट कितना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक्टिव करंट भी दिया गया है। तो ये पावर फैक्टर से संबंधित होता है, जो कि एसी का ये फुल फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे ऑल करेक्ट। तो ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि सभी तो ऑप्शन इसमें सही नहीं है। केवल हमारा जो सही है वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्टरनेटिंग करंट। बी ऑप्शन सही है, एसी का पूरा नाम, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। और इसमें आप एसी करंट को आप कैसे पहचानेंगे, तो ये जो करंट होती है जो एक ही दिशा में क्या करती है, यहाँ सॉरी दिशा जो क्या करती है, बदलती रहती है। डीसी आपका दिशा नहीं बदलती है, लेकिन ये जो आपकी होती है ये करंट, ये दिशा बदलती रहती है। इसको हम एसी करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर किसके लिए उपयोग होता है। मल्टीमीटर का नाम आपने सुना होगा। और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर जो उपयोग किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन देखिए केवल वोल्टेज मापने के लिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे साथियों सही दिया गया है। और यहाँ पे केवल करंट मापने के लिए, ये भी सही है, केवल रेजिस्टेंस मापने के लिए। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऊपर यहाँ पे तीन ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं वो सभी ऑप्शन सही है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उपयुक्त सभी के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का हम उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी काम से हम क्या करते हैं, इन सभी में हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं।
ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अकेले यदि हम कहें कि केवल हम वोल्टेज मापते हैं तो ये गलत होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों हम माप सकते हैं। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर में कोर किस सामग्री का होता है? ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है वो किस सामग्री का होता है? जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए कापर का, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइंडिंग का जो उपयोग होता है वो कोर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कापर वाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे जो उपयोग करेंगे इसका बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोर के लिए बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सिलिकॉन स्टील दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो चुंबकीय गुण होते हैं उन गुणों के कारण ही कोर में ये प्रयोग किया जाता है। और जो आपका सिलिकॉन स्टील है इसमें चुंबकीय गुण की ज़्यादा होते हैं, तो ये आपका बेहतरीन माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है, तो एल्युमिनियम का प्रयोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका होता है काफ़ी तेज यहाँ पे इसमें खपत होती है। इसमें क्या होती है, ये जो आपका एल्युमिनियम है काफ़ी तेज यहाँ पे रगड़ इसमें होती है, फिसलन ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे टीन दिया गया, तो इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो कहीं भी यहाँ पे टीन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसको तो हम ऐसे ही यहाँ पे गलत मारेंगे। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन स्टील। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज सप्लाई में फेज एंगल का अंतर कितना होता है? देखिए, जब भी 3 फेज सप्लाई में यदि फेज एंगल की बात किया जाए तो आप 120 अंश ध्यान रखिएगा। कितना अंश? 120 अंश आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, 3 फेज सप्लाई में हर फेज के जो बीच में जो अंतर होता है वो 120 अंश का अंतर होता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया 60 अंश का, तो जो गोनल वायरिंग होती है उसमें यहाँ पे 60 अंश का अंतर होता है, लेकिन 3 फेज में ये बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिए गए 90 अंश, तो दो फेज के बीच की जब अंतर की बात किया जाता है तो उस समय यहाँ पे 90 अंश होता है। 180 अंश यहाँ पे दिया गया है, तो फेजों के बीच जब विपरीत बात किया जाता है तो उस समय यहाँ पे 3 फेजों के बीच में जब अंतर होता है तो उस समय 180 देखने को मिलता है। लेकिन जब दो विपरीत फेजों के बीच बात किया जाता है तब ये देखने को मिलता है, लेकिन 3 फेज में तो ये बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी कारण हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण ओवरलोड से मोटर की रक्षा करता है? ओवरलोड से रक्षा करने का काम एक ही चीज का होता है, ओवरलोड रिले का। और ओवरलोड रिले जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, वो डी ऑप्शन दिया गया है। ये जो काम करता है मोटर को अधिक करंट खींचने से क्या करता है? रोकता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एमसीबी दिया गया है, तो एमसीबी जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की तरह से काम करता है, तो ये घरेलू वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी ओवरलोड के लिए इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिए गए फ्यूज, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ओवरलोड के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे दिया गया कंट्रैक्टर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसका जो उपयोग किया जाता है जैसे कि स्विच हो गई, तो उसमें यहाँ पे ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। सुरक्षा के तौर पे इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? मतलब कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या पैरेलल में या ग्राउंड से या डायगोनली? तो देखिए, हमेशा वोल्ट मीटर को ध्यान रखिएगा पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। और जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैरेलल, वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। जो एमीटर होता है उसको केवल सीरीज में जोड़ा जाता है, बाकी वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे सीरीज ऑप्शन भी दिया गया है, तो मैंने आपको अभी बताया कि एमीटर जब पूछा जाए तो उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, तो ये एमीटर के लिए हम सीरीज मारते हैं, तो इसी कारण ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
13 क्वेश्चन में हमसे वोल्ट मीटर की बात किया गया है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बाकी बी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है, तो ये अर्थिंग की जब बात होती है तो वहाँ पे हम ग्राउंड से जोड़ते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डायगोनली दिया गया है, तो यहाँ पे जो तकनीकी है इसका अलग तकनीकी होती है, बाकी इसमें उपयोग इसका नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। हमारा जो सही होता है केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मापक यंत्र केवल डीसी में कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे डिजिटल मीटर दिया गया है, मूविंग आयरन यंत्र दिया गया है, मूविंग कॉइल यंत्र दिया गया है, मैग्नेटिक यंत्र दिया गया है। तो इसमें जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको मूविंग कॉइल यंत्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, ये जो उपयोग किया जाता है ये डीसी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, एसी के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डीसी के लिए मूविंग कॉइल का उपयोग करते हैं। बाकी जब एसी और डीसी दोनों को मापने की बात किया जाए तो उस समय डिजिटल मीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डिजिटल मीटर, तो जो एसी और डीसी दोनों को माप सकता है वो आपका डिजिटल मीटर होता है। और बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए मूविंग आयरन यंत्र, तो ये जो होता है एसी और डीसी दोनों को माप सकता है ये भी, जिसको मूविंग आयरन यंत्र बोला जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक यंत्र, तो ये जो आपका होता है ये एक विशेष प्रकार का होता है, जिसका इसका उपयोग जो किया जाता है तुरंत यहाँ पे प्रयोग करके इसको हटाने का काम किया जाता है, तो ये अलग ये चीज़ होता है मैग्नेटिक यंत्र। बाकी यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको मूविंग कॉइल यंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया साथियों, मतलब कि मापक यंत्र जो है केवल जो डीसी को मापने वाला है उसको हम बोलेंगे क्या, मूविंग कॉइल यंत्र। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 15, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है डीसी मोटर की गति किससे नियंत्रित की जाती है। देखिए, जब भी गति की नियंत्रित की बात किया जाता है तो उस समय आप ध्यान रखिएगा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर वोल्टेज। जी हाँ साथियों, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर वोल्टेज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको गति को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। बाकी इसमें दो विधियाँ होती है, जो कि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स एक आपकी विधि ये अलग है, और ये आपका आर्मेचर वोल्टेज जो विधि है ये आपकी अलग है, लेकिन दोनों एक ही में दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम कोई दिक्कत नहीं है, हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। और ये ऑप्शन दिया गया गियर से, तो देखिए गति का जो यांत्रिक परिवर्तन है हम गति से यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। और सी आपने के वायर की मोटाई से, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट क्षमता को हम प्रभावित कर सकते हैं वायर की मोटाई से, लेकिन गति को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन के ब्रश की स्थिति से, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जब यहाँ पे हल्का प्रभाव की बात किया जाता है तब हम यहाँ पे ब्रश की स्थिति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गति की जब यहाँ पे बात की जाती है, फुल कंट्रोल की बात की जाती है, तो उस समय यहाँ पे हम ब्रश का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उस समय हम फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर वोल्टेज विधि का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, सवाल नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रैक्टर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कंट्रैक्टर का मतलब यहाँ पे जोड़ने की बात होती है, और उस समय हम यहाँ पे चुंबकीय सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कंट्रैक्टर जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिस्टम होता है, जो इसी के ये सिद्धांत पे काम करता है, जिसको हम चुंबकीय सिद्धांत बोलते हैं। और ऑप्शन में यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया तापीय सिद्धांत, तो ये आपका अलग सिद्धांत होता है, जिसका उपयोग थर्मल रिले में यहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन कंट्रैक्टर में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो सही होगा केवल बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत है आप सभी को मालूम है, इसका जो होता है इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्टर में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए यांत्रिक सिद्धांत, तो जब मूवमेंट की बात आती है तो उस समय हम यांत्रिक सिद्धांत को उपयोग में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ये भी ऐसे गलत हो जाता है, सही जो हमारा होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 17 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि
पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक हो सकता है, मतलब किस स्थिति में पावर का फैक्टर का मान 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ और ना में केवल आपको आंसर देना है। अधिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर फैक्टर का जो मान होता है वो 0 से 1 से बीच में ही होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 से अधिक तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है, मतलब कि हाँ ऑप्शन दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर फैक्टर अधिकतम 1 ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, केवल हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें पूछा जा रहा है एक सामान्य अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यदि रेजिस्टेंस वैल्यू की बात करें तो 5 ओम से कम ही होना चाहिए। एक सामान्य की बात किया जाए 5 ओम से कम होना चाहिए। लेकिन यदि सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे बात किया जाए तो हम 10 ओम से अधिक यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य की बात किया गया, इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया गया 20 ओम। तो 20 ओम जो होता है ये बहुत ही अधिक हो जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे वोल्टेज की जरूरत है, उच्च वोल्टेज इंस्टॉलेशन है, तो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं 20 ओम तक। तो ये आपका अलग हो जाता है, ये गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए 50 ओम, तो ये आपका 50 ओम तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तरह से सुरक्षा के तौर पे भी देखा जाता है, तो ये गलत है, इससे खतरा बढ़ जाता है, तो ये भी गलत हमारा हो जाता है। ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 ओम से कम। क्लियर हो गया साथियों, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब दो मोटर यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, इसको हम बोलते हैं कपलिंग, इसी चीज को बोला जाता है कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है, कपलिंग से दो जो शाफ्ट होते हैं या दो मोटर होती है वो जुड़ी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कपलिंग। और यहाँ पे कपलिंग जो आपका दिया गया ऑप्शन बी में दिया गया है। बाकी ए ऑप्शन देंगे कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने जुड़ाव से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देंगे अर्थिंग, तो अर्थिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन यांत्रिक के उपयोग में हम बिल्कुल भी इसको नहीं ले सकते हैं, तो इसी कारण सी ऑप्शन गलत। और यहाँ पे दिया गया है स्लिप, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग का मतलब यहाँ पे अलगाव से होता है, मतलब कि जुड़ने से मतलब नहीं होता है, अलगाव से मतलब होता है, तो ये आपका अलग चीज हो जाता है, ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे बी ऑप्शन, जिसको हम कपलिंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा यंत्र वोल्टेज को स्टेप अप करता है। तो देखिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम एक ही चीज का होता है, जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलता है बी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है मोटर, तो मोटर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो मोटर का ये अलग काम होता है, मतलब कि स्टेप और स्टेप डाउन करने का काम मोटर का नहीं होता है, इसी कारण हम ए ऑप्शन बिल्कुल गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे जनरेटर का, तो जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज पैदा करता है, वोल्टेज क्या करता है, पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने की बात किया गया है, स्टेप डाउन करने की बात किया गया है, स्टेप अप करने की बात किया गया है, तो ये काम जनरेटर का नहीं होता है, केवल वोल्टेज पैदा करना इसका काम होता है। और डी ऑप्शन देंगे रेगुलेटर, तो वोल्टेज को जब स्थिर करने की बात आती है तो उस समय हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, बाकी बढ़ाने और घटाने से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, ऐसा काम ही इसका नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।